गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, साथ देते रहिए और हमारे कंटेंट को सुनते रहिए। ये कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी रिलीवेंस टू नर्सिंग। साइकोलॉजी रिलीवेंस टू नर्सिंग। देखो दोस्तों, हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये तो पक्का पता है कि साइकोलॉजी हमारी नर्सिंग से रिलेटेड है, जभी तो हमारे नर्सिंग के सिलेबस के अंदर साइकोलॉजी को डाला गया है। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू अवर नर्सिंग। क्यों? फर्स्ट, एज ए हेल्थ प्रोफेशनल व्हेन वी आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, हम जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल सोसाइटी या हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं, सबसे पहले खुद को साइकोलॉजिकली वेलबींग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। साइकोलॉजिकल मींस हमारा साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस होना चाहिए। आपकी साइकोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया या किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई और आप उसके संग बैठ के रोने लग गए, वो रो रहा है तो आप भी रोने लग गए। तो साइकोलॉजी को नर्सिंग के अंदर क्यों डाला? हम बिना किताब के अंदर सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं, साइकोलॉजी के अंदर यूं, नर्सिंग के अंदर यूं डाला क्योंकि एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल वी शुड नो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फंक्शंस ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। एक बच्चे का बिहेवियर कैसे होता है, एक एडल्टहुड का बिहेवियर कैसे होता है, एक ओल्ड स्टेज का बिहेवियर कैसे होता है, यह हमें कब पता होगा? जब हम साइकोलॉजी स्टडी करेंगे या हम किसी पेशेंट को कुछ बोलेंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। ये सारी चीजें हम किससे अंडरस्टैंड करते? वी नो अबाउट द साइकोलॉजी। जब हमें साइकोलॉजी के बारे में पता होता है तो हमें पता होता है कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, पेशेंट क्या सोचेगा, पेशेंट क्या बिहेव करेगा। तो नर्सिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजी का। तो जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले नर्स यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, मेमोरी कवर्ड इन जनरल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। मींस लर्निंग के प्रिंसिपल्स, मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर भी हम यूज करते हैं, क्योंकि हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। पेशेंट ने आके आपसे पूछा कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना है, तो आप उसे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं पेशेंट की साइकोलॉजी के बेस पर, पेशेंट की डिमांड के बेस पर। नर्सिंग स्टूडेंट आपके पास आते हैं तो आप उनके एजुकेशनल साइकोलॉजी मींस आपको पता होना चाहिए कि किस वे में वो अंडरस्टैंड करेंगे, किस वे में वो समझेंगे और उसमें बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी। इसको बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और दूसरा जो वर्ड आता है जनरल साइकोलॉजी मींस हमें नॉर्मल पता होना चाहिए कि लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, इनके प्रिंसिपल्स कौन से जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए सीखने के लिए। जैसे नॉर्मली सीखने के प्रिंसिपल्स मैं आपको बताता हूं कि पहले के टाइम पे क्या होता था। लर्निंग क्या होता था? टीचर आता था, पढ़ा देता था, लेक्चर देता था, बच्चे सीख लेते थे। बट नाउअडेज इन नर्सिंग क्या हो रहा है? स्किल प्रैक्टिसेस। स्किल मींस प्रैक्टिकल पे फोकस किया गया है। थ्योरेटिकल वीडियोस बनाकर, ड्रामा करके, एबी एड्स को यूज करके पढ़ाया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है? दिस इज ए जनरल साइकोलॉजी ऑफ एन स्टूडेंट कि आप लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करें। तो हमारा जो पहला टॉपिक या पहला पॉइंट बनता है, नर्स विल यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन एंड मेमोरी कवर्ड इन जनरल साइकोलॉजी एंड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। पेशेंट एक्सेप्ट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। हमारे पेशेंट भी कुछ एस्पेक्ट हमारे जो रहते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं कि एज ए नर्स आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो उससे पेशेंट्स की साइकोलॉजी बहुत अफेक्ट होती है। दूसरा, नर्सेस शुड नो समथिंग अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एज ए नर्स वी शुड नो द एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मींस आप यदि इंजेक्शन लगा रहे हो तो आपको पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए, ये नॉर्मल साइकोलॉजी होती है। लेकिन एक पेशेंट इज स्क्रीमिंग, वो आपको देख के दौड़ रहा है, भाग रहा है, चिल्ला रहा है, आपसे कह रहा है, कुछ बैड वर्ड्स यूज कर रहा है, ये क्या हुआ? ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो हम नॉर्मल और एबनॉर्मल में कैसे पता होगा? जब हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे और साइकोलॉजी के बारे में पता होगा तो नर्स कैन अंडरस्टैंड द एबनॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। ये समझ में आया बेटा? उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा कि हमारे नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मसल्स हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। हमारी बॉडी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजी। जैसे यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपसे कोई ये कहे आ जाओ नाच लो, खुशी का मौका है, तो आपका चेहरा अलग होगा, आपकी साइकोलॉजी अलग होगी,
आप भूखे में बैठे हुए हो और आपको बोला जाए कि चलो अपन वहां दूर जाके चलते, तो आपकी साइकोलॉजी अलग होगी। तो आपके बॉडी के सिस्टम, बॉडी के ऑर्गन्स आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। एज ए नर्स हमें पता होता है कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी फिजियोलॉजिकल डिमांड क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन क्या कर रहे हैं, हमारी मसल और ग्लैंड्स हमें अफेक्ट करती है। तो ये फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। नर्स कैन डील द पेशेंट ऑफ द डिफरेंट एजेस, ये आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। मींस अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। जैसे कल मेरे को एक पेशेंट को मैंने जाके देखा, दैट गर्ल इज मेंटली इल। मेंटली इल का मतलब, कहने का मतलब शी इज हैविंग डिप्रेशन। 8th क्लास की स्टूडेंट, कहीं जाती थी स्कूल के अंदर, किसी ने बैड वर्ड्स बोले, आफ्टर वर्ड्स कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड होता है। तो माइल्ड में तो मींस हमारा 500 का नोट गिर गया और उसके बाद हमें जो डिप्रेशन होता है उसको माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन क्या होता है बेटा, जिसमें हम आईज मूवमेंट मेंटेन नहीं करते, हमारा चेहरा मास्क लाइक फेस हो जाता है, कभी सभी हम फेशियल एक्सप्रेशन दे देते हैं, लेकिन कुछ हमारे दिल के अंदर जमा हुआ है। उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने जाके देखा उस पेशेंट को, तो जो मेडिकेशन थी उसकी मेडिकेशन तो ठीक है, एंटी डिप्रेशन चल रही है, वो दे रहे हैं। मैंने क्या देखा कि उस बच्ची को मैंने कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि जब माइल्ड डिप्रेशन आता है तो उस पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट के द्वारा आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मींस उसके संग तुम खेलो कूदो, उसकी बातें करो, उसके मन को हल्का करो, उसको जो अच्छा लगे वैसा करो, उसको इतना विश्वास हो जाए कि वो आपको उसका दर्द बता दे, तो ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट होगा उसका। अरे कई बार ये क्या होता है, हम चेहरा उदास करके बैठ जाते हैं लेकिन बताते नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं बताते? क्या पता कोई हमारा मजाक बना ले, क्या पता कोई हमारी चीज पर हंस जाए, हम इस कारण बताते नहीं है। जब एज ए नर्स, एज ए प्रोफेशनल आपको उसका बिलीव हो जाएगा, उस लड़की आपके ऊपर विश्वास करने लग जाएगी, शी विल टेल यू एवरीथिंग। मैंने उसकी फैमिली को यू बोला, आप इसकी फैमिली से थेरेपी की तरह काम करो, इसके लिए टाइम दो, इसके संग खेलो, इसके संग कूदो, इसके संग बात करो, बूझो क्या चीज पसंद है वो करो, इसको खुश रखो और इसके दिल में जो भरा हुआ है वो बाहर निकालो, लड़की डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो एज ए नर्स हमें पता होता है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होती है। यदि 13 इयर्स की लड़की है और मेनार्की आ रही है तो ये हमें पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको आने लग गई है, इस कारण ये इरिटेट हो रही है, परेशान हो रही है, एब्डोमेन पेन हो रहा है और ड्यूरिंग दिस टाइम ये इरिटेट हो रही है। कैसे पैड लगाना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे सैनिटरी पैड को यूटिलाइज करना है, ऐसे क्वेश्चन इसके माइंड में आ रहे हैं। स्कूल जा रही है तो बार बार नीचे बैठ के देख रही होगी, क्योंकि एक नॉर्मल साइकोलॉजी है। एज ए मेल कैंडिडेट मुझे पता है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं। जैसे फीमेल को जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो फीमेल पूरी बेचैन रहती है, कई बार हाँ यार यहाँ तो नहीं हो गया, इधर तो नहीं हो गया, कहीं बाहर तो नहीं आ गया, कहीं निकल तो नहीं गया, कहीं कपड़ों में तो नहीं लग गया। ये क्या है? एकदम नॉर्मल साइकोलॉजी। जैसे ये नॉर्मल साइकोलॉजी मींस इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद समवन, आपकी शादी होने जा रही है तो आप कपड़ों को बार बार देखते हो, यार कहीं फट तो नहीं गया, कहीं कुछ तो नहीं गया, कहीं निकल तो नहीं गया, कहीं कुछ तो निकल गया, पाजामा टाइट है ना, नाड़ा तो टाइट है ना, कहीं निकल नहीं जाए, खुल नहीं जाए। दिस इज नॉर्मल साइकोलॉजी। फीमेल को भी एंग्जाइटी होती है उस दौरान। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजी है जो कि एज ए नर्स वी शुड नो, एज ए नर्स वी शुड नो। एग्जाम के दौरान बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, क्या उसको प्रॉब्लम आती है, क्या चीजें, ये हमें पता होना चाहिए एज ए नर्स। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में नर्स को पता होना चाहिए। काउंसलिंग साइकोलॉजी, नर्स कैन काउंसिल टू एनीवन, एनी पेशेंट, एनी एज ग्रुप पर्सन, उसको काउंसलिंग कर सकती है। ऐसे भी कह सकती है, भैया 4 बच्चे हो गए लगातार, आप बंद करना, बंद करवा लो। बंद करवा लो का मतलब है भैया बच्चे 4 कर लिए, मत करो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो। नर्स के काउंसिल एनीवन। एक स्टूडेंट परेशान होकर एक डिप्रेशन की फीलिंग्स में, या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उस थॉट को लेके आपके हॉस्पिटल में आ रहा है, आप उसे काउंसिल कर सकते हो, क्योंकि उसको बोल सकते हो आपके कुछ चंद अंक और चंद गिनतियां आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकती कि आप सक्सेस होंगे या फेल होंगे। ऐसा नहीं है ना कि आपकी यदि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यदि आपके नंबर कम आ गए तो भाई आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चंद अंक और चंद गणित के शब्द, चंद गणित के अंक आपके जीवन का निर्धारण नहीं कर सकते। आप काउंसलिंग कर सकते हो पेशेंट को, उसके बाद वो लोग मेरे को बड़ा अप्रिशिएट करे, सर आपकी तो काउंसलिंग बहुत बढ़िया है, बहुत चीज है ये। मैंने बोला मैं 100% बोल के जा रहा हूं आपको, ये लड़की शी विल इंप्रूव 100%। यू गिव मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, बट यू टॉक विद द गर्ल। प्रॉब्लम क्या है हमारी हाई क्लास सोसाइटी के अंदर? वी आर मूविंग बिहाइंड द मनी। दुनिया के अंदर खुशी का साधन पैसा सोच लिया है बस,
और जो पैसा कमा रहे ना, कमा चुके, उन लोगों से पूछना, वो लोग ये कहेंगे दोस्त पैसा खुशी का साधन नहीं है, खुशी का साधन है आपके बिताए हुए पल। इसके ऊपर मोटिवेशन वीडियो बनाई विनय जी, याद रखना ये सेंटेंस है, ये याद रखना, ये वर्ड आपको आपके माइंड में सेट होने चाहिए। तो बेटा काउंसलिंग साइकोलॉजी कैसे कोप अप कर सकते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी एक पर्सन को, एक पेशेंट को हेल्दी प्रिकॉशंस और हेल्दी प्रिपरेशंस और हेल्दी प्रोसीजर्स के बारे में बताना है, हेल्दी डाइट के बारे में बताना है, उन्हें मॉडिफाई करना है, उनको बताना है, सोच के बाद हाथ धोने ये भी बताना है। कोई दूसरा विपक्ष कहने हम तो चाटेंगे, तो उसको बोलना नहीं चाटो, धो लो भाई, गवर्नमेंट का करोड़ों का खर्चा हिंदुस्तान में इसी पे आ रहा है, सोच के बाद हाथ धो, क्योंकि वी आर फ्रॉम द इलिटरेट। कई हमारे ऐसे लोग हैं जो नहीं धोते, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं किचन में। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का मीन्स आपको सोसाइटी की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सोशल साइकोलॉजी का कहने का मतलब यह है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोगों को उनकी साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि क्या करना है। जैसे नॉर्मली ये बता रहे हैं कि एड्स जैसे किसी पेशेंट को हो गया तो वो क्या करता है, सोशली डिप्राइव्ड, तुरंत ही, अरे यदि आपको पता पड़ जाए कि आपको ये बीमारी हो गई किसी भी पर्सन को, तो वो तुरंत क्या करेगा, अरे यार भाई मर गए हम तो, चंद उसके माइंड में क्या फीलिंग्स आ जाएगी, डेस्पेयर फीलिंग्स, अब तो मैं मरने वाला हूं। आपको उसे लाइव करना है, अलाइव करना है। सोशल साइकोलॉजी, सोसाइटी के कस्टम्स ट्रेडिशंस की नॉलेज होनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई इफ ही जैन धर्म का है तो ये रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाएगा, इससे पहले इसको डाइट ले लेनी चाहिए। आप पूछ सकते, उससे डिस्कशन कर सकते, इफ ही इज ब्राह्मण यू शुड नॉट एडवाइज द मीट एंड एग, इफ समवन मींस व्हाट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, क्या प्रोसीजर्स है, क्या सोशल की साइकोलॉजी है। सोसाइटी की साइकोलॉजी मींस जैसे अभी किसी के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पर किसी की साइकोलॉजी कुछ है, किसी की साइकोलॉजी कुछ है, आपको साइकोलॉजी को सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशंस यूज करने पड़ेंगे। तो एज ए नर्स वी शुड नो अबाउट द सोशल साइकोलॉजी। तो हमने जो साइकोलॉजी हमारी रिलीवेंट है नर्सिंग से, पहला तो हमने पढ़ा जनरल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरा हमने पढ़ा एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, नेक्स्ट हमने पढ़ा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसके बाद पढ़ा काउंसलिंग साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी। बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो सारी हमारे नर्सिंग के अंदर आपको लिख देनी है। अब आता है भाई साइकोलॉजी का स्टूडेंट नर्सेज के लिए क्या रीजन है कि साइकोलॉजी को जोड़ा गया। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, हमें खुद को जानने के लिए सबसे पहला तो क्या लिखेंगे, क्यों जोड़ा गया, टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, THEMSELVS, देमसेल्व्स मींस खुद को जानने के लिए, और दूसरा हो जाएगा टू अंडरस्टैंड अदर्स। बेटा दुनिया के अंदर बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि आप कौन हो, हु आर यू, व्हाई यू केम ऑन दिस अर्थ। अच्छे अच्छे स्पीकर, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छे अच्छे गुरुज के पास दुनिया जा रही है, सर बता दो हम कौन है, क्यों आए, क्या कर रहे हैं। तनाव रहता है हमें बहुत, हमारे साथ ये हो गया, मोटिवेशन सेशंस के, मोटिवेशन स्पीकर्स के, गुरुज का टाइम क्यों आया है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत हो गया है, अच्छे अच्छे लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर ही बनाएंगे, यदि दुनिया के अंदर पढ़ाई या पैसे से खुशी मिलती तो दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब IAS और IPS होता। लेकिन तुमने देखा होगा IAS IPS भी सुसाइड कर रहे हैं कई लोग। तो यदि आप ये सोचते हो कि पोस्ट मिलने से खुशी आती है तो ये गलत परसेप्शन है। फिर तो एक मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री को तो अजर अमर हो जाना चाहिए, IPS को कभी सुसाइड नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं लोग। तो भाई पोस्ट से कभी खुशी नहीं आती है, खुशी मिलती है आपके BF से। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो 4th क्लास में है, 4th क्लास का मींस बहुत कम कमाते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज है, लेकिन मस्त रह रहे और जिंदगी को अच्छे से जी रहे। जीने का तरीका उनको आना चाहिए कि आपको कैसे जिया जाए।
टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स मींस एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, यदि आप क्लास में बैठे हो तो यहाँ सीखने आए हो, मजे लेने नहीं आए, टाइम खराब करने नहीं आए। आप 20 रुपए किराया लगा के आए, 20 रुपए किराया जाने में देंगे, 40 रुपए खर्च करने के बाद आप 2 घंटे यहाँ बैठे हो तो कुछ सीख के जाओ। टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पैसा लगाया, कौन क्या कर रहा है, इसको समझना होगा आपको। टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। दूसरा जो आएगा टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरे को समझना साइकोलॉजी सिखाता है। किसी के बारे में समझना है, कैसे लोग होते हैं, प्यूपिल कैसे होते हैं, टॉलरेंस कैसा होता है, टॉलरेंस लेवल क्या होता है। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आपका टॉलरेंस लेवल भी बढ़ जाता है ना। कई बार कई लोग मेरे को कहते हैं सर आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो, कोई कुछ बोल देता है तो क्यों बोलना भाई। टॉलरेंस लेवल, जिंदगी में जिसका जितना बड़ा टॉलरेंस होगा वो उतना ही बड़ा मैच खेलेगा और उतना ही बड़ा जीतेगा। टॉलरेंस लेवल कब बढ़ेगा, जब आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज और आपको सोशल फिनोमिना का पता पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, बोलने दो, गुस्सा में है ना अभी, कूल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। टॉलरेंस लेवल, आपकी परेशानी, आपकी कमजोरी, आपकी मेहनत अपने आप टॉलरेंस लेवल बढ़ा देती है आपका। चलो कोई बात नहीं, इसको ठंडा हो जाने दो ना। नेक्स्ट आता है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। एक कम्युनिकेशन के लिए, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली मींस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। साइकोलॉजी मींस यदि किसी पर्सन की लैंग्वेज का डिफरेंस है, किसी को अनपढ़ है, इलिटरेट है, किस क्लास का पढ़ा हुआ बंदा है, कहां रहता है, क्या कस्टम्स, क्या ट्रेडिशंस है, सोशल, तो उसी हिसाब से आप कम्युनिकेशन करेंगे। आप अनपढ़ आदमी को कहेंगे लो अंकल इंग्लिश में ये लिखा हुआ है पढ़ लो, contraceptive methods is used as a condom, it's right in English, and you are telling to a farmer he is illiterate। एक अनपढ़ किसान आदमी को आप कहोगे अंकल ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो बेचारा समझ पाएगा क्या। उस अंकल को बताना पड़ेगा अंकल जी ये कंडोम होता है, ये ऐसे निकलता है, ऐसे पहनते, इसके पहनने से बच्चे नहीं होते हैं। उसको ऐसे समझाना पड़ेगा ना। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, ये साइकोलॉजी सिखाती है आपको। एज ए नर्स, एज ए स्टूडेंट नर्स, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए आपने देखा होगा दुनिया के अंदर जो साइकोलॉजी के मास्टरमाइंड होते हैं और जिनको किताबों की अच्छी ज्ञान होती है, उनका कम्युनिकेशन बहुत प्यारा होगा हमेशा। वो जहां भी जाएंगे अपना बना लेंगे, क्योंकि दे नो द फीलिंग्स, दे नो द कम्युनिकेशन पावर, दे नो द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको कम्युनिकेशन सिखाऊंगा नहीं, क्यों, कम्युनिकेशन पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है हमारी, लेकिन कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होता है, क्या बैरियर्स है। बैरियर्स मींस आपकी लैंग्वेज, आपकी प्रॉब्लम, सामने वाला बहरा गूंगा है, डीफ एंड डम में, और आप बोले जा रहे हो इंग्लिश टू इंग्लिश, वो सुन पाएगा क्या, ये बैरियर है। आपको तो फिर उसे साइन लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जिससे वो अंडरस्टैंड करता है। तो ये बैरियर्स होते हैं। टू डेवलप ए हेल्थी एटीट्यूड टुवर्ड्स ए नर्स, एज ये हमारे स्टूडेंट नर्स का काम होता है कि हेल्थी एटीट्यूड डेवलप करना है। हेल्थी एटीट्यूड किसके प्रति, नर्सिंग के प्रति। कब डेवलप होगा हेल्थी एटीट्यूड टुवर्ड्स नर्सिंग, जब हम लोग अच्छा काम करेंगे, पेशेंट की केयर करेंगे, पेशेंट हैप्पीली जाएगा, आपको थैंक यू बोलेगा। तो हमेशा नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ये नहीं है कि आप पेशेंट का नंबर लेके उसके बाद रात को 12 बजे कॉल कर रहे, कहां हो। This is not a nurse-patient relationship. Nurse-patient relationship means as a patient, someone came to take treatment. As a professional, you are giving proper healthcare services to a person. ये नहीं कि पर्सनल और प्राइवेट यदि तुम हेल्थ केयर देने लग जाएं, ये नहीं होना चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, अरे भाई यूएस का पेशेंट है, सम्मान, इससे बढ़िया सेवा कर लो इसकी, अमेरिका ले चलेगा, ऐसा मत करना। एज ए प्रोफेशनल आपको कैसे रिलेशन मेंटेन करना है, एज ए स्टूडेंट नर्स ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेलनेस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको, साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन को। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यदि नोइजी एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में कुछ है नहीं है, एनवायरमेंट परेशान कर, एनवायरमेंट के अंदर हेल्दी नहीं है, शोर हो रहा है, ब्राइट लाइट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे एनवायरमेंट में क्या होगा, ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर्स कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेंगे और ये बैरियर का काम करेंगे और ये हमारे साइकोलॉजी को अफेक्ट करेंगे। तो एज ए नर्स साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई गई है कि एक नर्स को, एक स्टूडेंट नर्स को पता होना चाहिए कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि हमारी साइकोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके नीचे
मैं बर्फ की 2 सिल्लियां रख दूं ठंड के मौसम में तो आपकी साइकोलॉजी तुरंत खराब हो जाएगी ना, मर गए तुरंत भागो ना भाई। और यदि हीटर लगा दूंगा तो कहो थोड़ी देर और बैठ जाओ सर। तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंड कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? कोपिंग मीन्स होता है बेटा कोप अप होना। कोप अप किससे बेटा? कोप अप मीन्स कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम आई आपके लाइफ में, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंसान क्या करता है? कोपिंग मैकेनिज्म यूटिलाइज करता है। जैसे क्या करता है बेटा? आज शाम को, परसों एग्जाम आ गई तो हम क्या करते हैं? हे भगवान बचा लेना, 5 का प्रतिशत चढ़ाऊंगा, 10 का प्रतिशत चढ़ाऊंगा, 20 का प्रतिशत चढ़ाऊंगा, हर मंगलवार आऊंगा, नंबर 80% आने चाहिए। ये क्या हुआ? हमारा कोपिंग मैकेनिज्म। और नंबर आ गए, भगवान ने बचा लिए भाई, प्राण बच गए। कोपिंग मैकेनिज्म। कई बार कई लोग तनाव में होते हैं तो वो म्यूजिक सुनते हैं। कई लोग क्या करते हैं? अल्कोहल की सिप लेने जाते हैं, वो उनका कोपिंग मैकेनिज्म होता है। कई लोग पालतू कुत्ते के साथ घूमते हैं। कई लोग कहते हैं राम 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 राम, हरे राम हरे राम हरे राम। अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं जिसके अंदर पर्सन अपने तनाव से मुक्त होना चाहता है। ये कोपिंग मैकेनिज्म समझ में आया बेटा? मेरी बात सुनना, शब्द पे ध्यान देना। स्ट्रेसफुल सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं जिससे कि वो हमारा तनाव दूर हो जाए। वो कोपिंग मैकेनिज्म में आप कुछ भी कर सकते हो। आप अलोन रह सकते हो, मंदिर जा सकते हो, घूम सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, आप पालतू जानवर घुमा सकते हो, म्यूजिक सुनते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, फोन पे बात करते हैं। ये सब क्या है? कोपिंग स्ट्रेटजीज है। प्यार से बात करते हैं अपने दोस्त से, ये क्या? कोपिंग स्ट्रेटजीज है जो कि हेल्पफुल होती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ओवरकम करने में। जैसे ड्यूरिंग मास्टर्स मेरा जो टॉपिक था, ए स्टडी टू असेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द पेरेंट्स ऑफ द नियोनेट्स एडमिटेड इन द एनआईसीयू इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स बेंगलुरु। मेरा ये रिसर्च का टॉपिक था। मींस इसको मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो कहने का मतलब ये, मेरा रिसर्च का टॉपिक ये था कि बेंगलोर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो एनआईसीयू, जो निक्कू, जहां पर छोटे बच्चे रहते हैं, उन बच्चों के, जब वो बच्चे निक्कू में या नर्सरी में जो एडमिट रहते हैं एनआईसीयू के अंदर, तो उनके मां बाप को कितना स्ट्रेस होता है और वो क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज यूटिलाइज करते हैं। ये मेरा टॉपिक था रिसर्च का। तो नॉर्मली स्ट्रेस तो होगा। स्ट्रेस फैक्टर मदर और फादर का अलग अलग हो सकता है। फादर स्ट्रेस में क्या करेगा? बाहर जाके चलो भाई दोस्त से मिल लेते हैं, घूम लेते हैं, सुट्टा माराता है बिना हमारा। ये क्या हुआ? कोपिंग मैकेनिज्म। और स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ओवरकम आने के लिए कौन सी चीज आप यूटिलाइज करते हो? या कोपिंग मैकेनिज्म समझ में आया? नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल ऑन हेल्थ। बेटा एक जो वर्ड आता है लाइफ स्टाइल ऑन हेल्थ, आजकल जो लोग हैं वो लाइफ स्टाइल के कारण अपनी हेल्थ को गंवा रहे हैं। पहले के लोग लाइफ स्टाइल को क्या मानते थे? योगा करना, मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, शुद्ध खाना खाना, घर का खाना खाना, वो लाइफ स्टाइल थी। आजकल की लाइफ स्टाइल क्या हो गई? शाम को क्लब में जाना, एल्कोहल लेना, दोस्तों के संग घूमना, बाहर का खाना, चिली पटेटो ये खाना, ये लाइफ स्टाइल। ये लाइफ स्टाइल क्या कर रही है? आपके हेल्थ को खराब कर रही है। तो एज ए साइकोलॉजिकल स्टूडेंट, ये साइकोलॉजी, ए स्टूडेंट शुड नो द अंडरस्टैंड देमसेल्फ, अंडरस्टैंड अदर्स, and for better communication as a nursing student we should know about the psychology. As a nurse, as a student nurse, a healthy attitude towards nursing डेवलप करने के लिए साइकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी को अफेक्ट करेंगे या एक पर्सन की साइकोलॉजी को अफेक्ट करेंगे, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। और कोपिंग मैकेनिज्म, हम क्या कोपिंग मैकेनिज्म यूटिलाइज करेंगे, और लाइफ स्टाइल ऑन हेल्थ, लाइफ स्टाइल का क्या रोल है हमारे हेल्थ के अंदर, ये हमारे सब साइकोलॉजी की नॉलेज के बाद हमें पता पड़ता है। उसके बाद साइकोलॉजी एंड द आर्ट ऑफ इफेक्टिव नर्सिंग। साइकोलॉजी बहुत इफेक्टिव है हमारी नर्सिंग के लिए। सबसे पहले द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, द होल पेशेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है होल पेशेंट। एक पेशेंट हमारे लिए सब कुछ है। उस पेशेंट की जो नॉलेज, उस पेशेंट की केयर, उस पेशेंट के बारे में सब कुछ पता होना, द पेशेंट, the principle of nursing the whole patient. Next, the principle of the correct psychological approach to each individual patient. Correct psychological approach.
साइकोलॉजिकल अप्रोच मींस यदि पेशेंट आपको ये कह रहा है भैया ये ब्राइट लाइट बंद कर दो, इससे मुझे टेंशन हो रहा है, तो यू शुड पुट ऑफ दिस लाइट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअलिटी अलग अलग है, अलग अलग टेंशन है, अलग अलग तनाव है, अलग अलग साइकोलॉजी है सबकी, उनके अनुसार हमें उनके साथ काम करना है। द प्रिंसिपल्स ऑफ एन एडिक्वेटिक सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट। पेशेंट की सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, दो वर्ड होते हैं बेटा, एक तो होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी मींस, सिंपैथी मींस अरे भैया आपके यहां कोई एक्सपायर हो गया, चलो भाई कोई परेशान मत हो यार, हमें भी दर्द है और ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो भगवान को वो है, तो सिंपैथी मैंने आपको दे दिया। एम्पैथी मींस उसको फील करके खुद भी दुख हो। दिस इज एन एम्पैथी। एम्पैथी मींस यू विल फील द पेन ऑफ अदर, दिस इज एन एम्पैथी। और सिंपैथी मींस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अच्छा ये गलत हुआ आपके साथ, दिस इज एन सिंपैथी। A nurse should be sympathetic, understanding the patient. बेटा क्वालिटीज ऑफ नर्स में, लेकिन एज ए साइकोलॉजिकल स्टूडेंट वी हैव टू सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके दर्द को समझना है। सिंपैथी का मींस उसे सपोर्ट करना है। और यदि पेशेंट रो रहा है तो आप उसके संग बैठ कर रोएंगे थोड़ी। पेशेंट का भाई यदि ये कोई उसकी फैमिली का कोई पर्सन एक्सपायर हो गया, तो आप ये थोड़ी है कि आप उसको सोच के आपकी यार आपकी फैमिली का हो गया और आप उसके संग रोने बैठ जाएंगे। सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट। इफेक्टिव हेल्थ टीचिंग, आपके पेशेंट को हेल्थ टीचिंग इफेक्टिवली होनी चाहिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट। सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल एडजस्टमेंट आपके पास होना चाहिए। मींस अकॉर्डिंग टू पर्सनल, मींस आपके हॉस्पिटल में आप काम करते हो उसके हिसाब से आपके पास एडजस्टमेंट होना चाहिए कि आप कैसे लाइफ को एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जैसे इफेक्टिव हेल्थ टीचिंग के लिए वर्जीनिया स्ट्रीटर ने इफेक्टिव टीचिंग के लिए कुछ बोला है। इफेक्टिव टीचिंग विल हेल्प द पेशेंट अंडरस्टैंड द हॉस्पिटल एंड इट्स रूटीन। वर्जीनिया स्ट्रीटर ने बोला था कि यदि कोई पेशेंट आता है तो यदि एक नर्स की इफेक्टिव टीचिंग है तो वो पेशेंट हॉस्पिटल का पूरा रूटीन समझ जाएगा, नेचर ऑफ डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन और उसे हॉस्पिटल की पॉलिसीज के बारे में सब पता पड़ जाता है यदि आप इफेक्टिव टीचिंग करते हैं तो। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए हमारे इफेक्टिव टीचिंग के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन मींस यदि कोई पेशेंट चल नहीं रहा है तो उसे मोटिवेशन करना है कि वो चलना स्टार्ट कर दे। तो बेटा ये कॉमन इंट्रोडक्शन हुआ साइकोलॉजी रिलीवेंस टू नर्सिंग के बारे में। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बताएं। थैंक यू सो मच।